GNN के संग में हमारी आज की मेहमान हैं कशमाला तारिक। मुलाकात के लिए इस्लामाबाद में वाक़े उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपा खैर मकदम किया। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक। और आपको भी, एंड स्पेशली कि आप ईद का दिन मेरे साथ गुजारने आए हैं, तो इसलिए आपको डबल मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। कैसी गुजर रही है ईद? मैं समझती हूँ हर जो दिन अच्छा गुजर जाए वो दिन ईद का, तो अल्लाह की मेहरबानी हो। तो जैसे कहते हैं ना कि जब हम बात करते हैं मदर्स डे की, फलाने डे की, तो हर दिन हम सबका दिन है। और जिस दिन आपका दिल खुश है और जिस दिन को आप सेलिब्रेट करें, जैसे लोग कहते हैं वैलेंटाइंस डे है, मदर्स डे है, ये सारे ईदें हैं, तो मैं समझती हूँ ये सारी दिल के अंदर की कैफियत होती है। तो अगर तो आपकी वो कैफियत सेट है तो फिर ईद के दिन किस किस्म के पकवान बनते हैं आपकी तरफ? ईद के दिन वही जो सबके घरों में सुबह जो शुरू होता है कुर्बानी से, और वो कलेजियाँ पकती हैं पहले, और एक वो शीर खुरमा तो मस्ट बनता है, वो तो अम्मा बनाती हैं। और उसके बाद फिर आप गोश्त एंड गोश्त रात को बारबेक्यू होता है और दोपहर को कोरमे खा रहे होते हैं, पुलाव्स खा रहे होते हैं। तो आई थिंक ये हमारी फेस्टिविटी जो है, ये हर घर का यही एक सिलसिला होता है। जहाँ जहाँ पे कुर्बानी होती जाती है वहाँ वहाँ पे फेस्टिविटी, और बेसिकली है ना रीयूनियन ऑफ द फैमिलीज। तो अक्सर घरों में और हमारे घरों में भी बचपन से ये देखते हैं कि सब इकट्ठे हो जाते हैं। कई जगहों पे तो कुर्बानी भी सब इकट्ठे करते हैं। तो वो जब इतने सारे जानवर इकट्ठे होते हैं, उनकी ज़िबा करें, गोश्त संभालना, बांटना, गरीबों में तकसीम करना, रिश्तेदारों में करना, तो वो भी एक पूरी एक्टिविटी है। जब से आप खातून वफाकी मौत से बनी, तब से आप टीवी स्क्रीन से एकदम ही गायब हो गई। क्योंकि मेरी जॉब का तकाजा था ये। जब मैं पॉलिटिशियन थी, MNA थी, तो तब आप लोगों के रोज़ टॉक शोज़ के ऊपर बैठ के एक एक्टिविटी होती थी, बट वो उस जॉब का तकाजा था, वो उस प्रोफेशन का तकाजा था। लेकिन वफाकी मोतसिब इज़ इक्विवेलेंट टू अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। तो उसके साथ फिर आप जब फैसले कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों को खफा कर रहे होते हैं, नाराज़ कर रहे होते हैं। मेरे शौहर कहते हैं कि इस असाइनमेंट से तुमने सिर्फ दुश्मन बनाए हैं। क्योंकि ख़वातीन कमज़ोर होती हैं और उतनी हाई पोस्ट पे नहीं होती, और बहुत हाई एंड के लोगों के ख़िलाफ़ शिकायत लाती हैं। तो मेरा ख़्याल में पहली दफ़ा किसी ने इतने बड़े बड़े लोगों को उनके मंतक तक उन केसेस के पहुंचाया, तो फिर काफ़ी अप्रोर हुआ, जो कि सोसाइटी में पहले एक्सेप्टेबल नहीं था। तो एक वो ग्लास सीलिंग टूटी। तो लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जितने मैंने केसेस किए, अल्लाह गवाह है इस चीज़ का, कि मैं कहती हूँ अगर जन्नत में अल्लाह मियाँ वैसे भी कोई सवाल जवाब करेंगे ना, इन 5 साल के टेन्योर के ऊपर मुझे फुल मार्क्स दे के भेज देंगे कि मैंने डंडी नहीं मारी। एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू माई नॉलेज एंड द एविडेंस जो मेरे पास होता था, मैंने कोशिश ये की कि मैं इंसाफ दूँ और इंसाफ से काम करूँ। आपको देखकर तो ऐसे लगता है जैसे वक्त ठहर सा गया हो। कैसे वक्त को रोक लिया आपने? वक्त को कोई भी नहीं रोक सकता। ये एक खुश फहमी या गलत फहमी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। कभी मॉडलिंग की, फिल्म की या ड्रामे की ऑफ़र नहीं हुई? कॉलेज के ज़माने में जब आपको याद है ये वाइटल साइंस वगैरह नए नए आए थे, हमारे ज़माने की बात है, और ये मैगज़ीन्स तब आए थे, लिबास और वोग और इस तरह के। तो उसके अंदर आई थी, मगर घर से इजाज़त नहीं मिली, तो वो कि कवर पे आ जाए मैगज़ीन के। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? शरारती थी, खामोश तबा थी? मैं बचपन लाहौर में गुजरा जी, और शरारती भी नहीं थी मगर खामोश तबा भी नहीं थी। सो आई वॉज़ मोर ऑफ अ टॉम बॉय। साइकिलिंग करनी, हॉर्स राइडिंग करनी, और सारी उम्र और सारे इस किस्म के शौक़ थे। सबको ग्रुप में सबके साथ घूमना फिरना, पढ़ाई में भी हमेशा टॉपर थी। तो ये था कि आई वॉज़ काइंड ऑफ एन ऑल राउंडर। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? मैंने जी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से LLM किया, और पेशे से मैं वकील हूँ।
और दैट्स अबाउट इट। और अब मेरा बेटा वकालत कर रहा है, लंदन में पढ़ रहा है अपना, वो बार एट लॉ करने गया हुआ है। वकील बनते बनते फिर सियासत की तरफ कैसे आ गई? क्योंकि मैं समझती हूँ कि वकील और सियासत जो है, लॉ को इम्प्लीमेंट करना और लॉ मेकर, दे गो हैंड इन ग्लव। तो वो साथ साथ उनका चोली दामन का साथ है। बल्कि बेसिकली जो वकील है वो बेहतर लॉ मेकर हो सकता है ना, लेजिस्लेटर बेहतर हो सकता है, तो दैट हेल्प्स यू। तो आप जब कानून साजी करते हैं, तो जब आपको कानून का ही नहीं पता है, तो आपके लिए तो ज़्यादातर असेंबली में आप देखें लोग बैठे कहते हैं आइज़ एंड नोज़, पढ़ा भी नहीं। और ज़्यादातर हम मार इसलिए खाते हैं कि जो मसवदा तैयार होता है उसको पढ़ने की कोई कोशिश ही नहीं करते। अब जो इतनी फाइनेंस की किताबें आएंगी जब बजट के ऊपर, इतने मोटे मोटे, वो हर एक की टेबल पे आएंगे और वो सब रद्दी की टोकरी में चले जाएंगे। मुशर्रफ दौर में काफ लीग से सियासत शुरू की जी, फिर छोड़ क्यों दी? 2002 मैं जब लंदन से वापस आई तो एक अपॉर्चुनिटी थी और उसके अंदर ये एक नई पार्टी आ रही थी। उस वक़्त भी इफ़ यू रिकॉल 1999 में पाकिस्तान वाज एट द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, सेम यही हालात थे। तो मैं वहाँ LSE में भी स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट थी, उससे पहले यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में भी थी। तो वो सियासत का जो कीड़ा था वो मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा उकसाता था। अच्छा, तो वो खैर अल्लाह ने एक अपॉर्चुनिटी दी जब यहाँ पर आए। तो 2002 से 2007 तक एक टर्म थी, फिर मैं इलेक्ट हो गई कॉमनवेल्थ वुमेन पार्लियामेंटेरियंस की चेयरपर्सन। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा किसी मर्द या औरत ने पहला इलेक्शन जीता था। ये बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान तो के लिए भी एजाज़। बस वो अल्लाह ने मेहरबानी की और मैं वो इलेक्शन जीती थी और 125 लेजिस्लेचर्स ने वोट किया था। तो इंडिया में, दिल्ली में, मैं, मुझे जो आप कहें ना कि अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ जो आप कभी नहीं भूलती, दैट वाज दैट इलेक्शन, कि इंडिया में खड़े होकर और मेरे आंसू निकल रहे थे और सारे इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियंस ने वोट किया था मेरे लिए। दैट वाज वन ऑफ दोज प्राउड मोमेंट्स फॉर मी। सेकेंड टेन्योर आ गया, उसमें हम ऑपोजिशन में आ गए और उसके बाद आपने फिर देखा कि फ़िज़ा कैसे तब्दील हुई। तो यहाँ पे ना टैलेंट की कदर है ना मेरिट की कदर है और यहाँ पे सिर्फ हर चीज़ लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे चलती है। वो भी कोई ज़िले इलाही अगर खुश हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो you're out। आपने तवील अरसा काफ लीग में गुजारा जी। और अब जिस तरह आजकल पार्टी दो हिस्सों में बट गई है, तो आप किस नज़र से देखती हैं उनके तर्ज़ सियासत को? दोनों जो भाई हैं परवेज़ लाई और चौधरी शुजात, उनको किस नज़र से देखती हैं? उनके इख्तलाफात के बारे में क्या कहेंगी? देखें जी, चौधरी साहब जो हैं, चौधरी शुजात साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है और सबके लिए मैं कहूँगी। इवन इस वक्त परवेज़ इलाही साहब भी यही कहते होंगे, लेकिन हम मेरे साथ तो उनका बहुत अच्छा टाइम गुजरा हुआ है पार्टी के अंदर, क्योंकि वो सबके साथ बहुत इज़्ज़त से पेश आते हैं और उनका एक अपना तर्ज़ सियासत है, फ़हम है और हमेशा उनसे सीखा, अच्छी बात सीखी। तो इसी तरह मैं समझती हूँ कि बड़े दुख की बात है जब देखते हैं, क्योंकि उन्होंने मोनस से बहुत प्यार किया और मैं समझती हूँ अपने बच्चों से आगे उन्होंने हर जगह पे मोनस इलाही साहब को रखा भी। तो इस सारे बिगाड़ को देख के अफसोस होता है। दोनों में से किसको तारीख़ की दुरुस्त सिमत पर खड़ा देखती हैं? ये तो तारीख़ ही बता सकती है, टाइम बता सकता है, लेकिन यू नो कि शुजात साहब इज़ वेरी वेल रिस्पेक्टेड। आपकी सियासी ज़िंदगी ख़वातीन के हकूक़ और ह्यूमन राइट्स की जिद्दोजहद करते गुजरी है जी। किस हद तक कामयाबी पाई आपने? काफ़ी हद तक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझती हूँ कि मैंने बड़ा पैशनेटली इस पे काम किया और एक औरत होने के हैसियत से और एक माँ होने की हैसियत से और एक सिंगल पेरेंट होने की हैसियत से मैंने बहुत तवील जद्दोजहद की। मेट भी जो हमारे बिल्स थे, मैंने कोई 23 बिल्स असेंबली के अंदर दिए और जिसके ऊपर मैं बड़े प्राउडली कह सकती हूँ कि वो पास हुए, अमेंडमेंट्स आई, सारी हदूद ऑर्डिनेंस के अंदर आई, इसी तरह ऑनर किलिंग के ऊपर आई। तो जो मेजर चीज़ें जिसके ऊपर जो हमारे माशरे के अंदर काला धब्बा हैं, जिनकी वजह से ख़वातीन सफ़र करती थी, उसके अंदर हमने बहुत लॉबिंग की, बहुत कोशिश की, सेमिनार्स किए, लोगों को कन्विंस किया कि हमें इसकी तब्दीली की ज़रूरत है और वो किए। बच्चों के चाइल्ड राइट्स के ऊपर काम किए
फॉस्पा का नाम मैंने कॉइन किया क्योंकि बोला ही नहीं जाता था, इतना मुश्किल था। वफाकी मोतसिब बराए इंसदाद हरासियत बराए ख़वातीन, सो इट्स टू लॉन्ग। तो मैं वैसे बता रही हूँ कि उसको फिर एक लेवल के ऊपर लेकर आए कि जहाँ पे लोगों के लिए उसको रीच आउट करने में आसानी, एंड वी आर वन फ़ोन कॉल अवे फ्रॉम हर। और जब मैंने बड़े मुश्किल और कठिन फ़ैसले किए तो उसी से उनको एतमाद हुआ। बात ही बहुत प्रेशस से मैं गुजरी, सो मच सो कि मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत की गई ये कठिन फ़ैसले लेते हुए, क्योंकि लोग चाहते थे ये सीट से हट जाए, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी थे। लेकिन मैं समझती थी ये मेरा ट्रायल है और इसके ऊपर बैक ऑफ नहीं करना और ना डरना है। जिस रब ने बिठाया है इस कुर्सी पे वही इसे सेल थ्रू कराएगा। तो तकरीबन 5000 केसेस मैंने किए वहाँ पे, और जब मैं गई थी तो तब 5 केसेस अ मंथ होते थे, और जब मैंने ज्वाइन किया तो आई वाज डीलिंग 100 केसेस अ मंथ। तो कुछ भी नहीं था, 1-2 कमरे का दफ्तर था, उसको एक पूरे अब इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट कर दिया अल्लाह की मेहरबानी से। और उसी रब ने हिम्मत दी, ताकत दी कि आज वो इदारा खड़ा हो गया। और मैं समझती हूँ क्योंकि मैं यही समझती हूँ ये सदका जारी है। बतौर खातून वफाकी मोतसिब आपके पास किस किस्म के इख्तियारात थे और कितना आपने उस अथॉरिटी को इस्तेमाल किया, कितने फ़ैसलों पर अमल दरामद करवाया? मेरे तो ख्याल में सब पे ही हुआ। सो इट्स नॉट इन नंबर्स कि मैं कहूँ कि जी कितनों में, मेरे पास तो कितनों भी आप कह सकते हैं नहीं हुआ। मतलब मेरे ख्याल में मेजॉरिटी जो थी सबकी इम्प्लीमेंटेशन हमारी 100% थी, बिकॉज़ 2 मंथ्स का टाइम था एक केस डिसाइड करने में, और मेरा SOP ये था कि 1 हफ़्ते से ज़्यादा का मैं हेयरिंग की डेट नहीं देती थी। रोल लें पिट लें, आई वुड नेवर डू दैट। कि 5 दिन के बाद हेयरिंग हो सकती है मगर 8वें दिन नहीं हो सकती। उसी स्पीडी ट्रायल की वजह से हमने किया। लेकिन अफसोस की बात मैं आपको बताऊं, तो सारी अच्छी बातें मैं कह रहे हैं ना कि हमारी जुडिशरी ऑफेंड हो गई जब हमने इतना वर्कलोड उठाया। और वो ख़वातीन जिनके केसेस, वो बेचारी तो ना लॉयर्स अफोर्ड करती हैं, और वो इसी खौफ से कोर्ट ही नहीं जाती कि कुछ जिन वकला के पास भी जाती हैं तो वहाँ से भी हरासां होती थी। तो प्रॉपर्टी के केसेस भी हमें मिल गए क्योंकि एक नया लॉ पास हो गया, और उसमें जो ख़वातीन के वरासत में हकूक़ थे तो वो भी 2 महीने में आप ले सकते थे। अब आपको पता है दीवानी केसेस का, आपने सुना है ना? हाँ। कि इंसान मर जाता है तो दीवानी दीवाना कर देती है। उसके ऊपर लॉयर्स उसी आस में बैठे होते हैं कि पैसे आते जाएंगे तो हम केस लड़ते जाएंगे, नहीं तो लटकता जाए तो। और प्रॉपर्टी के केसेस में यूजुअली लोग दूसरी साइड के साथ भी मिल जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो जब 2-2 महीने में औरतों को अपनी वरासत, और वो तो लोग उन्होंने कहा इस औरत को हटाओ यहाँ से। तो अभी की ऑफिस के अंदर मुतसिब साहिबा हैं, तो मैं जो सुनती हूँ तो उसके ऊपर उन्होंने रोक दिया उनको काम करने से प्रॉपर्टी। आपके पास सबसे ज़्यादा शिकायत किस नौइयत की आई? हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट की बहुत थी। और अभी मैं उन लड़कियों को कहती थी ये जिहादी हैं, क्योंकि ये हिम्मत बांधना और कंप्लेन लेकर आना भी बहुत बड़ी स्टेप होता है, क्योंकि पूरा दफ्तर ख़िलाफ़ हो जाएगा ना कि इसने कंप्लेन कर दी है, अब इसको निकालो, इससे छुटकारा हासिल करो। तो आप सोचें वो किस हद तक खातून ज़िद चुई होगी कि वो सोचेगी 10 दफ़ा कंप्लेन करने से पहले कि पता नहीं मेरी सुनवाई होगी कि नहीं होगी, और अगर नहीं होगी तो मैं जॉब से भी जाऊंगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, बीच में काली भेड़ें भी होती हैं, कोई 2-4 ऐसी 100 में से ख़वातीन 2-4 ही कह सकते हैं हार्डली, जो कोई झूठी कंप्लेंट्स भी फ़ाइल कर देती थी अपने किसी मकसद के या इवन होने के लिए, लेकिन वेरी फ्यू, आटे में नमक के बराबर। ख़वातीन का आपके इदारे पर किस हद तक एतमाद रहा? क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन, जैसे आपने अभी बताया, कि वो इसको ज़ाहिर ही नहीं करना चाहती, डरती हैं। आपने उनका कॉन्फिडेंस आपने कैसे बहाल किया? सख्त फ़ैसले करके, बड़े बड़े लोगों के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए, जिनके ख़िलाफ़ सबूत थे, ऑडियोज़ थी, वीडियोज़ थी, टेक्स्ट मैसेजेस थे। जब प्रूफ आ गया तो फिर मैं ज़ीरो टॉलरेंस का सबूत दिया और उनके हक़ में फ़ैसले। सज़ाएँ किस किस्म की दी? नौकरी से फारिग कर दिया, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे वो प्राइवेट हो। सेक्रेटरी लेवल, DG लेवल, DIG,
बहुत सारे लोगों को फारिग किया, इसलिए तो दुश्मनियाँ बनी। आपने एक बार कहा कि गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजना भी हरासमेंट है। बिल्कुल है, आप किसी को स्टॉक कर रहे हैं जब जानते ही नहीं हैं। आप किसी को जानते हैं, कोई कॉलीग है तो ज़रूर भेजें, मगर जिसको आप जानते ही नहीं है उसको बार बार मैसेज, चाहे वो दुआओं का मैसेज हो तो चाहे गुड मॉर्निंग हो, दैट आई वुड स्टिल स्टिक टू दैट। किस इदारे से सबसे ज़्यादा कंप्लेंट आई? लोग हमारे पास ज़्यादा गवर्नमेंट सर्विस से क्यों आते थे? क्योंकि उनको जॉब सिक्योरिटी होती है, एंड आई एम श्योर कि जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे इससे कहीं ज़्यादा हैरेसमेंट है, ठीक। लेकिन उन ख़वातीन को ये पता है कि हमें उसी सेकंड वो फायर कर दें। आती थी, हमें बैंक से भी आती थी, हमें प्राइवेट सेक्टर से भी आती थी, इंडस्ट्रीज़ से भी आती थी, लेकिन मैंने आपको फ़र्क बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर में उनको क्योंकि जॉब प्रोटेक्शन होती है और आपको कोई ट्रांसफ़र कर सकता है, पोस्ट आउट कर सकता है, या कोई आपके साथ ज़्यादती कर रहा है तो आपकी प्रमोशन नहीं होने दे रहा, तो ये सारी चीज़ें हम आपकी कर सकते हैं। अब हम उसको प्राइवेट सेक्टर को भी फ़ौरन ये कर लेते थे, लेकिन वो घबराती हैं। आप ख़ुद भी तो मौत से बराए इंसदादे हरासानी रही हैं जी, तो क्या आपको भी कभी हरासमेंट का शिकार होना पड़ा? मैनी टाइम्स। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि क्योंकि हर कदम पे हरासियत फेस किया आपने, तो दैट गेव मी पैशन कि मेरी आने वाली जो कौम की बच्चियां हैं उनको ये चीज़ फेस ना करनी पड़े। हमारे आजकल बहुत से ड्रामे भी ऐसे चल रहे हैं जहाँ पे हम रिश्तों का तकद्दस भी पामाल कर रहे हैं, हम नए नए आइडियाज़ भी दे रहे हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, मेरे ख़्याल में ये सारी चीज़ें एक तो घर की तरबियत होती है। अब मीडिया ने क्या किया है, अवेयरनेस और हाईलाइट करना शुरू हो गया। ये एक फिनोमेना है जो बहुत सारे ये आ गए। उसमें ये हो गया कि मीडिया ने जब ये ड्रामे बनाने शुरू कर दिए, और बहुत सारी इसमें एक्चुअल स्टोरीज़ होती हैं। अच्छा, अब उसमें भी लेसन है ना, उसमें भी लेसन है। एक कि आपके घर की तरबियत नहीं अच्छी, ठीक, तो आपके घर में तरबियत होनी चाहिए कि अच्छा बुरा, इस सिर्फ मैं समझती हूँ हमारे घरों की नहीं, इस पूरी कौम की तरबियत की ज़रूरत है। हम तालीम देते हैं, हम तरबियत नहीं देते। हमें बच्चों को ये एजुकेट करने की ज़रूरत है, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। हमने सिर्फ अमीर नहीं ज़िंदगी में बनना, हमने अच्छा इंसान बनना है। हमने उनको एथिक्स और वैल्यूज़ सिखानी है, ठीक। अच्छा, मीडिया ने क्या किया मेरे ख़्याल में कि उन्होंने इन सारे इश्यूज़ को हाईलाइट करना शुरू कर दिया, एंड इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू परसीव इट। दे आर नॉट एनकरेजिंग यू, बट वो दिखा रहे हैं कि ये सोशली हो रहा है। ये सब कुछ पहले भी होता था परहैप्स, लेकिन पर्दे के पीछे होता था ना, हर किसी को ये हाईलाइट नहीं होता था कि जी ऐसा भी होता है। अच्छा, अब वो मीडिया ने किसी एक की स्टोरी पकड़ी, उस पर ड्रामा बनाया और चला दिया। अब वो हम सब ने बैठ के देखा। जैसे एक ड्रामा आजकल चल रहा है जिसमें एक मेड का केयर टेकर का अफेयर चल गया है। मैं अगले दिन देख रही थी, उसके साथ जिन खातून का वो कर रही है, टेक केयर कर रही है, उसके बेटे के साथ, तो बीवी को वो छोड़ के उसको घर ले आया। तो ये इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इस वक्त मरीम नवाज़ मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला है। बतौर खातून वज़ीर आला ख़वातीन की बेहतरी के लिए वो कुछ ठोस इक़दामात उठाती दिखाई देती? लग तो रहा है जी, वो लेजिस्लेशन भी कर रही हैं, एंड मैं समझती हूँ बड़ी खुशाइन बात है कि पहली दफ़ा एक ख़ातून जो हैं वो एक सूबे की वज़ीर आला बनी है, और मेरा ख़्याल में शी इज़ वर्किंग एज़ गुड एज़ एनी मैन कुड डू एंड डिलीवर रादर बेटर। आप उनको देखें, हर वक्त वो सड़क पे भागती दौड़ती नज़र आ रही होती हैं। जहाँ पे कोई चीज़ होती है वो पहुँच रही हैं, प्रीएम्प्टिव स्टेप्स ले रही हैं, लेजिस्लेशन कर रही हैं। शी हैज़ अ गुड टीम, सो आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ हर टेन्योर जब आप उनकी लिस्ट देखेंगी, बिकॉज शी नोज़ के द रेस शी इज़ इन, कल को अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो वो जो ये इनका सीएम की परफॉर्मेंस की बेस पे ही वो पीएम बनेंगी। तो मेरा ख्याल में कि वो अभी तक उनका जो स्टार्ट है वो तो बड़ा अच्छा दिख रहा है और बड़ा अच्छा जा रहा है। आपने 5 साल उस ओहदे पर गुजारे हैं जहां डायरेक्टली आप ख़वातीन के मसाइल को एड्रेस करती रही हैं। क्या तजावीज़ देना चाहेंगी वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमतों को कि इन एरियाज़ में काम करें? ये आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए, कुछ आइडियाज़ उनको दें। देखें जी, सबसे पहले तो जैसे हमने कहा, ये प्रॉपर्टी का लॉ ये चारों सूबों के अंदर इम्प्लीमेंट होना चाहिए।
जैसे ये वफाक में और केपी में हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, उन बलूचिस्तान और सिंध में भी होना चाहिए। 2 सूबे पीछे हैं, क्योंकि जब तक वुमेन एम्पावरमेंट ना हो तो तब तक कोई चीज़ भी नहीं हो सकती ख़वातीन को स्ट्रेंथन करने के लिए। दूसरा ये कि उनके लिए ज़्यादा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें काम की। आप कोटा सिस्टम करें, CSS में आपने किया था, अब ख़वातीन कोटे से मज़ीद कहीं आगे ओपन में भी आ रही हैं और कोटे में भी आ रही हैं। दे आर ऑलमोस्ट 50% ऑफ वुमेन, जिससे हम बहुत उनसे आई फील वेरी प्राउड ऑफ देम कि वो अब सर्विस में आ गई हैं। अब देखें IGs तक पहुंच जाएंगी वो। प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एक ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि हर बैंक में, हर फर्म में, हर इंडस्ट्री में 20 to 30%, कॉमनवेल्थ और UN का ये एजेंडा है कि 30% ख़वातीन काम की जगह पे होनी चाहिए। तो आप उनको उतना स्लॉट तो दें। आप 30% से नहीं शुरू करते, 10% से ही शुरू करें कि जी हर इदारे में 10% मस्ट है। आप रेलवे उठा लें, PIA उठा लें, कोई फोर्सेस उठा लें, 10 से फिर 20 पे जाएं, 5 साल का टारगेट रखें, हर साल बढ़ाते जाएं। हर साल तनख्वाहों में भी तो इजाफ़ा 10% करते हैं ना, तो ख़वातीन की शरह में भी इजाफ़ा करें। अब पॉपुलेशन इज़ इक्वल 50-50, 1-2 कह लें, मगर 50 के उसमें ही आती है ना। तो अगर मर्दों को आप इतनी दे रहे हैं जॉब्स, तो फिर ख़वातीन के लिए भी आप ऐसा इनिशिएटिव करें, क़वानीन की सख्ती करें, ज़ीरो टॉलरेंस करें, हैरेसमेंट के ऊपर सख्त से सख्त सज़ाएँ दें। जो ऐसी चीज़ है, रेप केसेस हैं, जो इस तरह के इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस रखें। मरियम नवाज़ की फ़ैशन सेंस और स्टाइल के बारे में क्या कहेंगी? आई थिंक शी इज़ वेरी वेल ग्रूम्ड और बहुत अच्छे तरीके से तैयार होती है। आम तौर पर मुखालफिन उन पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने शायद चेहरे की सर्जरी करवा रखी है। देखिए, मुखालफिन तो जो है ना, वो किसी को भी नहीं छोड़ते, तो मुखालफिन की क्या बात है। और हर खूबसूरत और अच्छी चीज़ से लोग जलते हैं। हालिया दिनों में मुख्तलिफ तकरीबात में कभी उन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी है, कभी एलीट की पहनी है, और उस पर बहुत ज़्यादा उन्हें तनकीद का भी सामना करना पड़ा है। मेरे ख्याल में अगर उससे, उनके इस एक्ट से बच्चे बच्चियाँ, पुलिस ऑफिसर्स, यंग women especially, if they get inspired, why not? What's wrong with that? हमें एक आदत पड़ चुकी हुई है नेगेटिविटी की। मैं आपको बताऊं, हम तनकीद बराए तनकीद करना चाहते हैं, अपने से बेहतर किसी को नहीं देखना चाहते। किन सियासतदानों से आपकी दोस्ती है? 20 साल हो गए अब सियासत के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर, तो सारी पार्टियों के बहुत सारे मेजॉरिटी लोगों से ही दोस्ती है। घर आना जाना है, फैमिलीज़ का, सबका। तो मैं समझती हूँ कि वो भी एक असासा होते हैं अच्छे दोस्त। क्या हम उम्मीद करें कि हम अगले कुछ अरसे में आपको एक्टिव पॉलिटिक्स में देख सकेंगे? अभी तो आई एम एंजॉइंग माई फ्रीडम, और जो मैंने सारी ज़िंदगी, क्योंकि बहुत काम किया, 21 साल की उम्र से मैं काम कर रही हूँ। जब मैंने लॉ भी कर ही रही थी तो मैंने SM ज़फ़र अल्लाह उनको गरीक़ रहमत और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, तो उनके साथ जब मैंने काम शुरू किया तो बस उसके बाद फिर वापस नहीं देखा। और अब ये पहली दफ़ा हुई है कि मुझे इस तरह ब्रेक मिली है और मैं ज़रा लेडी ऑफ लेजर बन के एंजॉय कर रही हूँ। 2 बार पार्लियामेंट की मेंबर रही हैं, सियासत को बहुत करीब से जानती हैं, देखती हैं, समझती हैं। तो आजकल जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, उसको देख के क्या महसूस करती हैं? दिल दुखी होता है, पुरुमीद हैं या मायूस हैं? ये सब कुछ आजकल के हालात देख के ना दिल दुखी होता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देख के भी, अपने पड़ोसी ममालिक के हालात देख के भी, साथ साथ देखें ना, चाइना, एक हमारा बॉर्डर चाइना से लगता है, एक इंडिया से लगता है। आप सोचिए, बांग्लादेश हमारा हिस्सा था एक ज़माने में, तो सबकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ देख के तो बहुत तकलीफ़ होती है। मैं पिछले साल ईरान गई हूँ, उनकी तरक्की देख के, और मतलब सेल्फ सस्टेनेंस के सैंक्शंस के बावजूद अपने पाँव पे खड़े, क्या खूबसूरत मुल्क है। तो जब उन सारों नेबर्स को देखते हैं तो मैं कहती हूँ, हमारे क्या हम इतने रहे हुए लोग हैं कि पस्ती की वजह क्या है। और जब देखते हैं कि पस्ती की वजह हमारी है कि देयर इज़ नो विल टू चेंज आवरसेल्व्स। आप मुझे ये बताएं कि बिजली की चोरी पकड़ना कोई बहुत बड़ा काम है? किस चीज़ का हमारे पे कर्जा है? इसी का, सर्कुलर डेट का। और जो अवाम है वो खुद चोर है क्या? जो टैक्स लेते हैं उन्हीं से टैक्स और लेते हैं। आप नए लोगों को क्यों एहसास नहीं कि हमने टैक्स देना है? क्या उनका मुल्क नहीं है?
शाम को घर के लॉन में बैठती हैं। गुफ्तगू के दौरान उनके पालतू कुत्ते भी उनके साथ खेलते रहे। ज़िंदगी में कोई कमी या खलश? हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी भी होती है, खलिश भी होती है मेरे ख्याल में, बट द ब्यूटी इज़ कि आप हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। दोबारा ज़िंदगी मिले तो क्या बनना पसंद करेंगी? जो गलतियाँ की माजी में वो नहीं करेंगे, और अच्छा इंसान बन जाए तो वही सबसे बड़ी बात है। शॉपिंग कहाँ से करती हैं? जहाँ से जो अच्छा लगे। आई एम अ शॉपहॉलिक। ब्रांड कॉन्शियस है या जो भी पसंद आ जाए? जो भी पसंद आ जाए। ब्रांड आ जाए तो ब्रांड सही, ना आ जाए तो ना सही। ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती जो आज भी परेशान करती हो? इंसान के गलत फैसले भी होते हैं, गलत टाइमिंग भी होती है। ये तो सबके साथ साथ ही है ना। एंड इंसान चाहता है कि भाई वो ना करे, ना दोहराए। और ये वो कहते हैं ना, जब ज़िंदगी जीनी आई तो ज़िंदगी गुजर गई। सुना होगा आपने। मुझे बड़ा ब्यूटीफुल लगता है कि जब ज़िंदगी जीने का ढंग आया, लोगों को पहचानने का ढंग आया, परखने का ढंग आया, तो ज़िंदगी गुजर गई। 2 शादियाँ की, दोनों पसंद से की? पहले मेरे कज़न थे, और ये वाली मेरे से ज़्यादा मेरे शौहर ने मुझे पसंद किया। उनको काफ़ी अरसे से मेरे से लगाव था, लेकिन वो भी कोई हमारा अफेयर नहीं था। ही लाइक मी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, से अबाउट 18 ईयर्स। और फिर फाइनली आके मैंने गिव अप कर दिया। तो दैट्स अबाउट इट। एंड मैं समझती हूँ कि हर किसी को शादी करनी चाहिए, अपनी मर्ज़ी का कंपेनियन होना चाहिए। अगर आपकी पहली शादी बुरी गुजरी है तो अपने आप को सज़ा के तौर पे सारी उम्र अकेला नहीं रहना चाहिए। एंड बड़ी मैं अच्छी समझती हूँ समीना साहिबा ने जो शादी की पीछे, उनको देख के मुझे बहुत मज़ा आता है कि बच्चों की जब शादियाँ हो जाती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो आप अकेले रह जाते हैं और आपको कंपेनियन चाहिए होता है। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें अब बहुत लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया है और होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि हमारी शादी के बाद कितनी और शादियाँ हुई हैं, कितने सेलिब्रिटीज़ ने भी की जिनको पहले झिझक होती थी और धूमधाम से की। भाई व्हाई नॉट, यू गॉट अ राइट टू लिव। एक गलत डिसीजन, एक गलत फ़ैसला ज़िंदगी का या एक गलत पार्टनर आपका डजंट डिटर्मिन कि आपकी पूरी ज़िंदगी उस सज़ा में कट जाए। मैं समझती हूँ कि अपने आप को चांस देना चाहिए, दूसरे जो आपको कोई पसंद करता है उसको चांस देना चाहिए। लेकिन फिर कहूँगी कि ख़वातीन को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ ज़रूर अपना ध्यान देना चाहिए। वालिदैन तालीम इसलिए देते हैं कि वो अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, अपने पाँव पे खड़ा करें। और अगर कोई ऐसा बुरा वक्त आता है तो उनको अपने अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के साथ काम करना चाहिए। शौहर की किस खूबी ने इतना मजबूर कर दिया कि आप शादी के लिए मान गई? कंसिस्टेंसी। आई एम वेरी क्लियर इन माई हेड। सो ही वॉज़ वेरी कंसिस्टेंट फॉर 18 ईयर्स। अब आप देखें 18 साल से कोई आपको कह रहा है कि भाई मान जाओ मान जाओ मान जाओ, तो फिर देयर कम्स अ टाइम ड्यूगी नो कम हियर यार ना यार, वो आप उसको अच्छे लगे। ये भी खबरें आती रही कि आपने अपने शौहर से शादी के वक्त बहुत बड़ा हक मेरा आपने लिखवाया। really? हाँ, और बहुत कीमती तोहफ़े भी वसूल किए। काश इसमें कोई सच्चाई होती। क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे पास खाली हाथ आए थे और अभी भी खाली हाथ ही आए हैं। सो हस्बैंड भी ज़िंदा सलामत है और सारा कुछ अल्लाह ताला आपके मुंह में घी शक्कर डाले। लेकिन अब मैंने जब शादी की थी तो आई कैन से इट ऑन द रिकॉर्ड कि 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 मैंने उनसे कुछ भी नहीं लिया। लेना चाहिए, मेरा हक है, क्योंकि इस्लाम कहता है कि जो हक आप पहली बीवी को देते हैं, 2 बीवियों में कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन सो फार मैंने अभी तक तो कुछ नहीं लिया, आगे ले लूँ तो वो मुझे पता नहीं। काम और घर दोनों को कैसे साथ साथ मैनेज करती हैं? कोई मुश्किल काम तो नहीं है। मेरे ख्याल में लोगों ने बहुत बिग डील बनाई होती है घर को चलाना। हाँ, जिन ख़वातीन को डोमेस्टिक हेल्प नहीं होती उनके लिए ज़ाहिरी सी बात है कि पूरा उनकी साथ इन्वॉल्वमेंट होती है। और मैं समझती हूँ कि जो ख़वातीन काम करती हैं वो घर ज़्यादा अच्छा मैनेज कर लेती हैं, वो बच्चे भी ज़्यादा अच्छे मैनेज करती हैं, उनके घर में डिसिप्लिन ज़्यादा होता है। मैं कई लोगों को जब देखती हूँ हर लेवल के, बड़े छोटे मिड, तो जो ख़वातीन काम करती हैं उनके घर में डिसिप्लिन ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं। जैसे आप डॉक्टर्स देखें, वो कितने पढ़ाई उनके घर में चल रही होती है, तो बच्चे भी टाइम से हर काम कर रहे होते हैं, घर भी स्पिक एंड स्पैन होता है, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। बच्चे भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। हाँ, यस, क्योंकि एक
रूटीन चल रही होती है ना, तो उसके अंदर तो आई थिंक हर किसी को काम करना चाहिए। शौहर से ज़्यादा किस किस्म की फरमाइशें करती हैं? हाँ, मुझे क्योंकि शौक़ है घूमने फिरने का, और वी आर टू ऑपोजिट्स एक्चुअली। मैं उतनी हाइपर हूँ और वो इतने काम डाउन सोल है, तो वो मुझे कई दफ़ा कहते हैं कि आप बोल बोल के थकती नहीं। उनकी चलती नहीं होनी आपके सामने, खामोश बैठे रहते होंगे? नहीं, वो 100 सुनार की 1 लोहार की है। सो ऐसा भी नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ अ गुड हस्बैंड। खुद कुकिंग भी करती हैं? मैं कभी कभी यस। क्या अच्छा बना लेते? मेरे शौहर को बहुत शौक है फ्रेंच टोस्ट खाने का, सो आई मेक इट फॉर हिम ऑन संडेज व्हेन ही इज़ एट होम। सो समटाइम्स आई मेक ब्रेकफास्ट फॉर हिम। बना मैं सब कुछ लेती हूँ, लेकिन आई एम अ बेटर एडमिनिस्ट्रेटर। सो मैं स्टाफ को कोई चीज़ खा के आऊँ या उसको रेसिपी बताऊँगी तो आई कैन एडमिनिस्टर बेटर। बट लेट मी बी ऑनेस्ट, आई डोंट गो टू किचन मच। एज आई सेड कि येस, कोई बहुत एहतमाम में जब मेरा शौहर फरमाइश करता है फिर उसके लिए आई कुक। पसंदीदा जगह कौन सी है? केप टाउन, इस्तांबुल, विंटर्स में दुबई भी फॉर फ्यू डेज़ बिकॉज मौसम अच्छा अब उधर होने लग गया। दो इट्स अ कॉन्क्रीट, लेकिन मुझे ज़्यादा बीचेस वाली जगह अच्छी लगती हैं जहाँ पे नेचर, क्लोज टू नेचर। आई एम नॉट अ माउंटेनियस पर्सन, हालांकि सामने हमारे घर के आप देखे साथ मरगला है, पहाड़ है, बट मुझे बीचेस ज़्यादा अच्छी लगती हैं, पानी ज़्यादा अच्छा लगता है, बड़ा वो सीरीन सा लगता है ना, तो ये है। फुर्सत के लम्हात कैसे गुजारना पसंद करती हैं? फुर्सत के लम्हात विद फ्रेंड्स। आई एम अ पीपल्स पर्सन, एज यू नो बाय माई पर्सनैलिटी, राइट। बस मुझे होता है कि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ फ्रेंड्स हों, रौनक हो। अकेले में तन्हाई का बंदा नहीं। मैंने कहा ना कि मेरा मियाँ कहेगा नहीं नहीं मैं अकेला इधर बैठा हुआ हूँ, मैं कहूँ नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, अभी 10 फ्रेंड्स इधर 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 सबको फ़ोन घूमेंगे, सब आ जाएंगे। तो मुझे रौनक, लोग अच्छे लगते हैं, लोगों में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। फिल्में और ड्रामे देखती हैं? कभी कभी, पहले टाइम नहीं मिलता था, आजकल मैंने बोला कि एज आई हैव बिकम अ लेडी ऑफ लेजर, येस आई डू वॉच नेटफ्लिक्स अ लॉट, एंड कभी कभी पाकिस्तानी ड्रामे भी कोई फ्रेंड्स बताती हैं कि वो देखो अच्छा है तो वो भी देख लेती हूँ। म्यूज़िक किस तरह का पसंद करती हैं? म्यूज़िक हैप्पी, मुझे कोई चीज़ सैड नहीं अच्छी लगती है। मुझे कोई चीज़, वो मैं कहती हूँ ज़िंदगी में इर्द गिर्द देखो इतना दुख है, तो सेल्फ इम्पोज दुख क्या, गाना सुनो दुखी, तुम चले गए मैं रो दिया, ज़िंदगी बर्बाद होगी, नहीं भाई। दिल की बातें किससे करती हैं? फ्रेंड्स, आई एम ब्लेस्ड टू हैव वेरी गुड फ्रेंड्स, माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें खुश रखे और सलामत रखे। देखें जी, जून के महीने में बारिश आ गई। सिलेक्ट वन, सियासत या वकालत? दोनों का अपना चस्का है। आई टेल यू, वकालत गिव्स यू अ सेपरेट हाई, बट अफसोस ये होता है कि इट हैज़ ऑल्सो डिटीरियोरेटेड। जब हम देखते हैं ना कि कल्चर में हमारे टॉलरेंस ख़त्म हो गई है, जजों को कमरों में ताले लगा के मार रहे हैं, बार की सियासत इस लेवल पे चली गई है, फिर जैसे आप देखते हैं डॉक्टर्स में यंग डॉक्टर्स सीनियर डॉक्टर्स को मार रहे हैं, ये चीज़ से तकलीफ़ होती है कि प्रोफेशनलिज़म को प्रोफेशनलिज़म रहना चाहिए, और हर चीज़ में तहज़ीब को नहीं हमें खोना चाहिए। तो सियासत का अपना कैरिज़मा है। मैं समझती हूँ सियासत एक इबादत है, बिकॉज इट्स ऑल सोशल वर्क। अगर आप समझें तो सियासत आप उस अगर नीयत से करें तो उसका बहुत मज़ा है, कारोबार की नीयत से नहीं, रिटर्न की नीयत से नहीं। इफ़ यू डू इट फॉर अदर्स, फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री, देन इट इज़ अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। और वकालत पैसे कमाने के लिए और एज अ प्रोफेशन इज़ वेरी गुड। चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी, आई एम अ कॉफ़ी पर्सन। बिरयानी या पुलाव? पुलाव, यखनी वाला पुलाव। लंदन या लाहौर? इस्लामाबाद और लंदन कहते तो मैं कहती इस्लामाबाद। आई आउटग्रोन लाहौर, तो लंदन। लेकिन लाहौर लाहौर है, ये नॉट टू फॉरगेट, माय मदर ऑलवेज सेज दैट तुम जितनी मर्जी जहाँ मर्जी चल जाओ, लाहौर लिव्स इनसाइड यू, सो यू कांट बी। लंदन तो क्या मतलब, कितनी दफ़ा आप जाके कोई चीज़ देखते हैं, करते हैं, तो इट्स द सेम थिंग। योर रूट्स आर योर रूट्स, सो आई वुड से लाहौर। कशमाला तारिक अपनी फिटनेस के लिए पार्क में रोज़ाना वॉक भी करती हैं।
अपनी फिटनेस और खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए क्या करती हैं? वॉक। सिर्फ वॉक? सिर्फ कोई ख़ास किस्म की डाइट? सब कुछ खाती हूँ। आई लव फूड। मैं 1 मील अ डे खाती हूँ बस। तो बाकी फिर और बाकी दिन फिर क्या करती हैं? कॉफ़ी, ग्रीन टी। नाश्ता क्या करती हैं? एक बॉइल्ड एग खा लिया बस? हाँ। साथ कॉफ़ी? कभी वो भी नहीं खाया। साथ कॉफ़ी? साथ कॉफ़ी। डिनर में क्या लेती हैं? डिनर में फिर जो भी पकाओ, वो रोटी भी, चावल भी, व्हाटएवर यू वांट टू ईट। क्योंकि खाना जो फिर एक टाइम पे है, तो फिर अगर उसको भी आप बंद कर दे तो फिर क्या करें हैं? फिर तो मतलब वैसे ही। हाँ, क्योंकि पता मैं बहुत शौकीन हूँ मीठे की। आई एम अ डिज़र्ट लवर। अच्छा। तो आम आ जाएंगे तो मैं पागल हो जाऊंगी। आइसक्रीम एंड मैंगोज एंड मैंगो आइसक्रीम एंड एवरीथिंग विद मैंगोज। सो सिमिलरली मुझे आइसक्रीम्स बहुत पसंद है और मेरे मियाँ को भी। दोनों खाना खा लेंगे, हम नहीं मोटे हो रहे हैं, डिज़र्ट नहीं खाना। फिर थोड़ी देर में कहेंगे आइसक्रीम खाएं। कितनी देर वॉक करती हैं रोज़ाना? 7 किलोमीटर्स। 7 किलोमीटर्स? या